वेलकम टू 91.2 NIVH हरदून, जिंदगी के सफर में आपका हम सफर। मैं हूं अनोखा अंकित एंड हम आपके लिए हर बार किसी न किसी पर्सनालिटी को अवेयरनेस फैलाने के लिए, चाहे वो डिसेबिलिटी सेक्टर से हो, चाहे पैरा स्पोर्ट से हो, चाहे हमारे किसी और फील्ड से हो, हम लाते रहते हैं। डिसेबिलिटीज के हमने अभी 21 ऑप्शंस ले रखे हैं, यानी कि 21 तरह की डिफरेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, इस कैटेगराइज किया गया है रिसेंटली। हमारे लिए आरपीडी एक्ट भी है 2016 का रिसेंट। और इसी में अगर मैं बात करूं तो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इस पर बात होती रहती है और इस पर बात करनी भी चाहिए, इस पर अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। और इसीलिए आज हमने ये पॉडकास्ट शेड्यूल किया है मंजू सिंघानिया मैम के साथ, जो जॉय ऑफ लर्निंग की फाउंडर हैं। ये फाउंडेशन जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर ही काम करता है, उन्हीं पर्सन्स, उन्हीं नीडी लोगों के लिए काम करता है, चाहे वो उनके आसपास रहने वाले टीचर्स हों या फिर पेरेंट्स हों या फिर स्टूडेंट्स खुद क्यों ना हो। तो चलिए समय ना गवाते हुए सीधे पहले मैम को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैम का स्वागत करते हैं। मंजू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका 91.2 NIVH हरदून पर। थैंक यू सो मच अंकित जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि आप जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन चलाती हैं, आप उनकी फाउंडर हैं, तो सबसे पहले आप हमको उसी के बारे में बताइए, ये इनिशिएटिव आपके माइंड में कैसे आया और ये कैसे स्टार्ट हुआ? जी, अगर इसके इनिशिएटिव की बात की जाए तो एक्चुअली मैं देहरादून में करीब 28 साल से ही कार्यरत हूँ इन दिस फील्ड। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, ऑटिज्म है। मैं डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लस प्रिंसिपल रह चुकी हूँ इन लतिका रॉय फाउंडेशन। तो वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो 2016 में फिर मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन, जो बेसिकली ऑफ कोर्स डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज जितने भी हैं, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की ही बात ना करें तो हम अगर ADHD है, डिसलेक्सिया है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ऑटिज्म है, तो इन सब के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो वहां पर मतलब एक्चुअली प्री कोविड जो सिचुएशन थी, शुरुआत हुई थी 2016 में। तो तब से लेकर फिर 2020 तक बेसिकली चलता रहा, जिसमें हमारे आफ्टरनून सेशंस होते थे, मॉर्निंग सेशंस होते हैं, एंड ऑल क्रॉस डिसेबिलिटीज, जितने भी तरीके की डिसेबिलिटीज हैं, तो बच्चे वहां पे आते थे। प्लस हम लोग होम मैनेजमेंट प्रोग्राम भी करते थे। तो ये सारी चीजें, लेकिन एक बार कोविड के स्ट्रक होने के बाद ये एक तरह से एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है, क्योंकि हमारी रीच देहरादून से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो पैन इंडिया, बिकॉज हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं अभी, तो हम ट्रेनिंग में भी प्लस पेरेंट ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, इसके अलावा बच्चों के साथ जो प्राइवेट सेशंस हैं, नॉट ओनली देहरादून लेकिन देहरादून से बाहर, जैसे बैंगलोर है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, तो वहाँ सबसे अलग अलग पेरेंट्स के साथ काम चलता रहता है। तो फिलहाल ये फुल फ्लेजेड ऑनलाइन मोड पे चल रहा है। कुछ वर्कशॉप्स हम ऑफलाइन वर्कशॉप्स करते हैं, तो ये सारी चीजें भी चलती रहती हैं। बिल्कुल, नाम बहुत अच्छा रखा है, जॉय ऑफ लर्निंग की। भले हम इस डिसेबिलिटी की बात करें, लेकिन इनको सिखाना एक जॉय भी है और एक अपने आंतरिक जॉय भी है, और उनके चेहरे पर भी खुशी लाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है उसका नाम है मैजिक बीन्स, जो मैं एक तरह से मैजिक जो बीन्स हैं, तो हम कहीं भी वो मैजिक बीन्स डाल दे तो फलने फूलने लगते हैं बेसिकली। तो उसका कॉन्सेप्ट ये भी है। तो फ्रॉम जॉय ऑफ लर्निंग हम मैजिक बीन्स की बिखराव करते हैं और जितना हो सके छोटा सा जॉय का पौधा लगाने की कोशिश करते हैं। और एक इनलाइटमेंट, या यूं कहें एक लाइट जो अवेयरनेस की है, वो भी आप टॉर्च बैरर का भी काम कर रही हैं एक तरीके से आप। नहीं, मैम, जैसे आपने बताया आप कोविड के बाद अब ये ऑनलाइन हो गए, तो ऑनलाइन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो आपने देखा ही है कि आपकी रीच बढ़ी है, लेकिन आपके पास जरूर चैलेंजेस भी आए होंगे ऑनलाइन मोड पे आने पे।
मतलब इनिशियली तो ऑफ कोर्स वो सबके लिए बहुत नया था एंड मतलब लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इनफैक्ट जब पर्सनल प्रोग्राम जब हम लोग करते हैं मतलब 1-to-1 बच्चों के साथ जब टीचिंग करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा इनिशियल हेजिटेशन पेरेंट्स को रही कि ये बच्चा तो टीचर के सामने नहीं पढ़ पा रहा है तो किस तरीके से ये कर पाएंगे, हम लोग आगे कर पाएंगे। लेकिन एक तरह से हुआ ये कि पेरेंट्स को एम्पावरमेंट बहुत मिली इससे। पेरेंट्स ने खुद सीखा कि क्या करना चाहिए क्योंकि बच्चे उस वक्त घर पर थे, स्कूल सारे बंद थे, तो पेरेंट्स मतलब अपने आप को, और वो मुश्किल भी हो रहा था उनके लिए, बहुत चैलेंजिंग था कि 24 घंटे बच्चा वहीं पर है घर पे, बाकी सब लोग भी हैं, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज तो फेस होती ही हैं नेचुरली, जहाँ पे बच्चा 3-4 घंटे बाहर रहा करता था स्कूल में एंड उसको डायरेक्ट थेरेपीज मिलती थी, तो वो सब कुछ थोड़ा बहुत बंद हो गया था। तो ये चैलेंजेस तो थे, तो इसीलिए और ये इन्हीं चैलेंजेस ने एक तरीके से पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि भाई हम खुद कुछ करें, है ना, क्योंकि हम थेरेपिस्ट के ऊपर उस वक्त डिपेंड नहीं रह सकते थे। तो ये एक अलग तरीके से चैलेंज तो था, लेकिन चैलेंज के साथ साथ वो टर्न्ड आउट टू बी हो गया कि एक तरह से बूम हो गया पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने खुद सीखा, खुद कमर कसी काम करने के लिए। और फिर हमने ये देखा कि पेरेंट इन्वॉल्वमेंट जितना रहता है बच्चों के साथ काम करने में, उतना ज्यादा प्रोग्रेस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। जितना ज्यादा पेरेंट्स काम करें बच्चों के साथ तो उतना डेफिनेटली काम होता है। एंड घर पे ही नेचुरली जिस तरीके से स्ट्रैटेजी ज्यादा अपना सकते हैं, तो हो सकता है स्कूल में 20-25 बच्चों के बीच में वो थोड़ी बहुत स्टैगर हो जाती है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है। बट यस, चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा भी आया। एंड अब जब वो इतना हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, एंड अपने घर के कंफर्ट में बैठ के लोग इतना कुछ सीख पा रहे हैं, सो दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट, मुझे लगता है। और वो काफी कारगर भी सिद्ध रहा है बहुत सारे पेरेंट्स के साथ। जैसे हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की या ADHD की बात कर रहे हैं या हम डिस्लेक्सिया की बात कर रहे हैं, तो मैम कोई पैटर्न चेंजेस आपको कोविड के बाद दिखते हैं या सेम है? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कोविड ने काफ़ी सारी चीज़ें, चाहे फैमिलीज हो चाहे लाइफ हो, सबको डिस्टर्ब किया है, तो इसने कोई इम्पैक्ट छोड़ा आपको नज़र आता है? देखिए, इम्पैक्ट इन द सेंस, हाँ, मतलब अगर हम पहले उन चीजों की बात करें कि एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो चुका है ऑन हमारे मोबाइल फोन्स पे या कंप्यूटर्स पे, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था बच्चों का, एक वो है। एंड हम जिस तरीके की अगर स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो ऑब्सेशंस होना बहुत लाजमी, मतलब बहुत कॉमन है बच्चों में, है ना, कि एक चीज को अगर पसंद आने लगती है तो उसका ऑब्सेशन हो जाता है। तो ये ऑब्सेशन में भी कई बार कई बच्चे चले जाते हैं कि नहीं, उनको अब स्क्रीन ही चाहिए होता है, मतलब चाहे खाना खा रहे हो, चाहे कुछ और काम कर रहे हो, चाहे पेरेंट्स को कुछ करवाना हो उनसे, तो पहले स्क्रीन प्रॉमिस करना पड़ता है या देना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें वहां पे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम का बढ़ जाना एक था। दूसरा, डेफिनेटली सोशल स्किल्स में डिफिकल्टी आई है क्योंकि बच्चा हर वक्त घर पर है, और जहाँ पे अगर एक ही बच्चा है, एक या दो बच्चे हैं, तो वहां पे दूसरे बच्चों के साथ मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है। एंड सोशल स्किल्स, जैसा कि हमें पता है कि बच्चा दूसरों से मिलकर ही ज्यादा सीखता है। एंड लैंग्वेज स्किल्स भी एक ऐसी चीज है जो दूसरे अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर, उनसे मिलकर, उनका कॉपी करके, उनको देख के, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी भाषा का विकास प्लस हमारा सोशल स्किल्स डेवलपमेंट जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि हम कितने ज्यादा दूसरे बच्चों से या हम उम्र के बच्चों से मिल रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा लैकिंग हो गया था उस दौरान, ये भी डिफिकल्टी आ गई थी। बाकी फिर जैसे हम बोलते हैं, अगर ऑटिज्म में, ADHD में ये लिया जाए कि एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हमें वो निकालनी होती है कहीं ना कहीं, तो
अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम्म, किसी से बहुत ज्यादा पार्क में नहीं जा पा रहे बच्चे, बाहर वॉक हम्म, करने के लिए नहीं जा पा रहे थे, हम्म, तो उस दौरान ये हुआ था कि हाँ बिहेवियरल इश्यूज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं, हम्म, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई थी। तो हम्म, ये सारी चीजें थोड़ा सा वहाँ उस दौरान हुआ है। हम्म, बट अगर आप पैटर्न ऐसी कोई बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कोविड की वजह से ही इस तरह हम्म, से ज्यादा, हाँ हम्म, डिफिकल्टीज हैं, हम्म, चैलेंजेस हैं, हम्म, बट ये नहीं है कि उसके बाद से ये डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, हम्म, ऐसा भी नहीं है, हम्म, क्योंकि बोथ साइड रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी राइट, रहा है, हम्म, नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा है। तो हम्म, दोनों चीजें एक तरीके से चलती रही हैं। हाँ, तरीके निकालने पड़े हैं, और ये शायद इंसानी फितरत ही है हम लोगों की, राइट, कि हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां चैलेंजेस आते रहते हैं उसी उसके लिए कुछ तरीके भी बन जाते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज भी बन जाते हैं। तो दोनों तरीके से बहुत कुछ हुआ है, हम जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, चैलेंजेस भी दिए हैं, लेकिन सिखाया भी है, और हमको ऑप्शंस भी दिए हैं बहुत कुछ करने, है बिल्कुल। ना? वो जो तो आपने बोला ये ना सारी तरीका, वो बेसिकली अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो जुगाड़, जुगाड़ हम निकाल हाँ ही जी, लेते हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। तो जो जितने भी हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, जिन भी इनका अर्ली इंटरवेंशन या पेरेंट्स को कैसे पता लगे, कब वो जाने, कब वो अवेयर हुए हम्म। या अलर्ट हुए? ये आपने, ये जो टर्म है अर्ली इंटरवेंशन, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, और मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंस आकी जाए वो कम है। हम्म, क्योंकि अब पहले अगर हम इस बात की बात करें कैसे पता करें पेरेंट्स, हम्म, तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, हम्म, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम एक साल के अंदर अंदर इतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है बच्चे का। हम्म, जैसे हम सभी को पता है कि 0 से लेके 6 साल तक की उम्र जो है वो हम्म, फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं, हम्म, और जितना डेवलपमेंट इन 6 सालों में होता है शायद उतना पूरी जिंदगी में नहीं होता है। हम्म, क्योंकि आप सोचो कि एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी 3 साल तक आते आते वो लॉन्ग सेंटेंसेस में बात कर रहा है, वो हम्म, दौड़ रहा है, वो समझ रहा है, वो बता पा रहा है आपको क्या हो रहा है, तो इतनी सारी स्किल्स वो अचीव कर लेता है, हम्म, जो कि शायद पूरी उम्र में भी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। और ये साइंटिफिक रिसर्च भी हमें बताता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट इन सालों में मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। हम्म, तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि 0 से लेके 3 साल की उम्र तक इतनी सारी चीजें हैं, अगर वहां पे पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें हम्म, तो वो लैकिंग हमको जो गैप्स हैं हम्म, वो नजर आने लगते हैं, कि हो सकता है बच्चे ने बोलना नहीं स्टार्ट किया, या कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जैसे वो क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, हम्म, वो उसको चलने में डिफिकल्टी हो रही है, हम्म, वो ठीक टाइम पे बैठा नहीं है। अगर हम सोशल स्किल्स की बात करें तो वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो हम्म, देख नहीं पा रहा है, हम्म, वो दूसरों के साथ स्माइल नहीं कर पा रहा है, हम्म, जिसको हम सोशल स्माइल बोलते हैं, राइट, उसका एब्सेंस है। एक होता है जॉइंट अटेंशन, जहाँ पे हम अगर कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, कि किसी एक चीज के ऊपर बच्चा और जो पेरेंट है या कोई भी अडल्ट है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके फिर उसके बारे में उसको दिखा सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये एक जॉइंट अटेंशन या 3 पॉइंट अटेंशन जिसको हम बोलते हैं, वो लैकिंग हो जाती है। तो आपका लैंग्वेज एबिलिटीज थोड़े से पीछे होने लगते हैं, आपके सोशल स्किल्स है, ये इस तरीके की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हम बोलते हैं, दूसरे को देख के स्माइल करना, यू नो पास आने के लिए, थोड़ा सा सोशल जो रिलेशनशिप है वो बनाने के लिए बच्चा प्रेरित मतलब कोशिश करता है पूरी तरीके से। तो अगर वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको लैकिंग दिखाई दे तो उनका पता होना भी जरूरी है, कैसी क्या चीजें हैं जो लैकिंग है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए, एक नॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में हर पेरेंट को पता होना चाहिए ये चीज, इसलिए पेरेंट ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बट और इन चीजों को जैसे ही देखते हैं, जैसे ही पता चलता है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम किसी एक्सपर्ट से बात करें, डॉक्टर को दिखाएं, कोई सलाह लें कि क्या किया जा सकता है ना? और कितनी जितनी जल्दी हम चीजों को पता करके उन पर काम करना शुरू कर देते हैं, अर्ली इंटरवेंशन है ना, शीघ्र हस्तक्षेप यस, जिसको कहते हैं,
तो जितनी जल्दी हम हस्तक्षेप करें बच्चे के डेवलपमेंट में, उतनी चांसेस ज्यादा रहते हैं कि हम प्रोग्रेस कर पाए। अगर बच्चा हमारे पास आता है 14, 15, 16 साल की उम्र में, तो बहुत कम रह जाता है स्कोप जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हैबिट्स फॉर्म हो चुकी होती है, और बच्चे का मतलब पैटर्न एक उसका बिहेवियर पैटर्न, उसका सोशल डेवलपमेंट जो है वो एक तरह से निर्धारित हो चुका होता है उतनी एज। तो उसको चेंज करना में थोड़ा ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टीज होते हैं, एंड घर में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अगर उन चीजों पे काम करना शुरू कर दिया जाए तो उतना इफेक्टिव और उतना आपको प्रोग्रेस दिखाई दे सकता है वहां पे। तो इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन में कहूंगी कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और जितनी जल्दी समझ में आए। कई बार नहीं अभी चल लेगा बच्चा, अब हो सकता है फिजिकली वीक हो, एंड बहुत सारी चीजें हैं, परिवार वाले बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि चलो इसके मैटरनल साइड में भी थोड़ा देर से शुरू हुआ था, बोलना देर से चालू किया बच्चे ने, या चलना देर से चालू किया, तो ऐसा ही हो जाएगा, और थोड़ा दिन वेट करते हैं तो चलता रहेगा। लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि अगर डाउट है तो बिना वेट करे पहले सलाह ले ले। अगर कोई इश्यू नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ नहीं है, डेवलपमेंट ठीक ठाक होता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो जितनी जल्दी पता करके उस पर काम किया जाए उतना बेटर होता है। तो इसलिए अर्ली इंटरवेंशन का होना बहुत जरूरी है। और पर्टिकुलरली जैसे ये जो लोग काम करते हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो लोग अर्ली मतलब बच्चे के उस उम्र में साथ रहते हैं, तो उनको ये पता होना बहुत जरूरी है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो बच्चा नहीं कर रहा है, जो इस उम्र में करना चाहिए, है ना। तो वहीं पे तो उनके एक तरह से रेड फ्लैग होगा कि भाई क्या हो रहा है, इतना एज हो गया और ये नहीं कर रहा है बच्चा। तो जो इम्पोर्टेंट लोग बच्चे के इर्द गिर्द होते हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इन लोगों को, और प्री स्कूल टीचर्स हैं। प्री स्कूल टीचर्स भी जब बच्चा स्कूल जाना ऑफ कोर्स स्टार्ट कर रहा है, तो उस दौरान जो टीचर्स उसके साथ रहती है, इन सभी को डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपके सामने ये जो अनोखा अंकित बैठा है, इसके आगे अनोखा इसीलिए लगा है क्योंकि मैं विजुअल इम्पेयर्ड होने के साथ साथ मेरे को भी डिस्लेक्सिया था, और ये मुझे तब पता लगा जब मैंने खुद तारे ज़मीन पर देखी, तब मुझे पता लगा यस कि मुझे ये था। तो ओके यस, ओके, हाँ जी, हाँ, तो ये घर वालों को भी नहीं पता लगा, मगर मेरी मॉम सपोर्टिव थी, उन्होंने मेरे लिए लिखा, मैंने उस तरह से फिर एग्ज़ाम दिए। तो मैं खुद उस का एक एक पार्ट हूँ, एक जो आपके सामने काफी सारे चैलेंजेस आप यस यस देख चुके हैं। ओके, यस। तो मैं इसीलिए अपने नाम के आगे अनोखा लगाता हूँ कि सब कुछ कहा कि मेरे साथ ही चैलेंज है, बट वो एक उसके बाद यहाँ आना एक अपने आप में एक अच्छी बात है, और मैं आगे भी कोशिश कर रहा हूँ इसी बिल्कुल, फील्ड में काम करना है। सो अच्छा अच्छा, यस, सो हम्म। मैम, कुछ मिथ्स भी होते होंगे, कुछ डाउट्स भी होते होंगे, या पेरेंट्स को कुछ डाउट्स होते होंगे इन सब को लेकर, कुछ ऐसी बातें जो पेरेंट्स को कह सकते हैं कि नहीं आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, या आप इनको मिथ की तरह लेती हैं, आप कुछ हैं ऐसी बातें? जैसे मैंने एक मिथ तो यही कहा कि हम्म लगता है कि चलो अगर हम्म परिवार में कोई बच्चा देर से चला है, देर से हम्म बुला हम्म बोला है, हम्म तो पेरेंट्स वेट करते रहते हैं। एक तो ये राइट चीज है कि हम्म शायद जेनेटिकली है कि हम्म थोड़ा सा वेट करके देखें। हम्म तो ये डेफिनेटली इनफैक्ट नहीं होना चाहिए। हम्म बाकी बहुत सारे मिथ, जैसे अगर मैं हमारी शुरुआती दौर की बात करूं, जब हम्म हम लोग एक्चुअली काम करना शुरू किया, हम्म तो ये था कि ये बच्चा क्या ही समझेगा, है ना, हम्म अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है हम्म बेसिकली। तो ये होता है कि स्कूल वाली क्या बात है, स्कूल में क्यों भेजना है, ऐसा क्या कर लेगा, इस तरीके की जो राइट चीजें थी राइट वो बहुत ज्यादा उस वक्त थी। इनफैक्ट हमको घर घर जाके हम्म बच्चों को लाना पड़ा था कि आप भेजो तो सही, हम्म ऐसी स्किल्स हैं जो हम सिखा सकते हैं बच्चे हम्म को, है ना। तो ये एक चीजें हैं। बाकी दूसरी एक और अगर मैं बोलूं कि जो
जैसे मैं कह रही थी कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा क्या समझेगा, है ना, हम्म, क्योंकि वो अगर उसकी राइट, लैंग्वेज एबिलिटी, एक्सप्रेसिव एबिलिटी नहीं है, हम्म, बच्चा ज्यादा बोल नहीं रहा है हम्म, और बोलने में कठिनाई है या किसी तरीके से वो अपनी बातों को हम्म, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, हम्म, तो ये अमूमन सोच किया जाता है कि शायद वो समझ भी नहीं रहा हम्म, है ना, अगर वो बोल नहीं पा रहे तो समझ भी नहीं रहा है। हम्म, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमारी जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है, जो हम्म, सब भाषा को समझने की जो शक्ति है, वो हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, जो भाषा भाषा को बोलने की शक्ति से बहुत ज्यादा हम्म, आगे रहती है हमेशा। तो इसीलिए बच्चा बहुत कुछ समझ सकता है। राइट, तो भले ही वो बोले ना, हम्म, अगर वो ना बोल पा रहा हो, लेकिन उसकी समझने की क्षमता जरूर रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। हम्म, और एट द सेम टाइम ये देखा जाए कि हमें बच्चों के सामने कई बार ऐसी बातें कर दी जाती है कि अरे ये क्या सीखेगा, इसको तो हम्म, समझ में नहीं आता है, अरे छोड़ो ये क्या करने वाला है ना। हम्म, तो ये सब चीजें बोलने से पहले हमें हमेशा हम्म, ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो बच्चा सुन रहा है ना, तो वो राइट, समझ जरूर रहा है इन राइट, बातों को। राइट, और राइट, अगर समझ भले ही आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर वो समझ रहा है तो नेचुरली उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा इन चीजों का। राइट, बिल्कुल, उसके सेल्फ एस्टीम में इफेक्ट होगा, शायद उसकी कोशिश करने में, मोटिवेशन हम्म, में इफेक्ट होगा कि वो आगे कोशिश ना करे। हम्म, हाँ, इस तरह की चीजें हों। तो इसीलिए हम लोग हम जैसे लोग जो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, तो हम्म, इस बात का बहुत ज्यादा हम कहते हैं पेरेंट्स को, टीचर्स को, या जो भी लोग बच्चों के इर्द गिर्द है, कि हम्म, आप उसके सामने क्या बोल रहे हो, कैसे हम्म, बोल रहे हो, हम्म, ये बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है, आपको राइट, बहुत ध्यान रखना होता है कि अगर कोई बच्चा आपके ये मतलब हम्म, हम्म, सुन पा रहा है आपको, हम्म, और आप किसी और से उसके बारे में बात कर रहे हो, हम्म, तो कोशिश ये करें कि नेगेटिव ना हम्म, बात की जाए उसके बारे हम्म, में, जितना हो सके पॉजिटिव बात की जाए। तो जी, ये इस तरह की मिथ्स है, लोगों को लगता है कि हम्म, कुछ तो कोई बात नहीं, ये इसको क्या है, क्या सुन लेगा, हम्म, क्या क्या हो जाएगा, है ना। यस, यस, बट डिसेबिलिटी देखा जाए तो सबसे पहले बच्चा है, उसके हम्म, बाद डिसेबिलिटी आती है। राइट, हम क्या करते हैं, हम डिसेबिलिटी के को फर्स्ट कर देते हैं, चश्मे, हम्म, जिस डिसेबिलिटी के चश्मे से बच्चे को देखने लगते हैं, जैसे हम्म, डिसेबिलिटी के अलावा वो और कुछ नहीं है। हम्म, जबकि हमें ये करना चाहिए कि बच्चा पहले है, डिसेबिलिटी उसके पीछे राइट, है ना। जैसे एक हम्म, बच्चा विथ आप कह सकते हो कि विथ रेड ड्रेस है, हाँ, एक बच्चा विथ ब्लैक गॉगल्स पहना हुआ हम्म, है, तो हम्म, एक बच्चा विथ डिसेबिलिटी है, इट इज नथिंग टू डिफरेंट। हम्म, लेकिन हाँ ये है कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पूरा का पूरा बच्चा नहीं है। हम्म, तो इसीलिए हर बच्चे की तरह उनकी फीलिंग्स भी है, हम्म, उनको बहुत सारी चीजें, सेल्फ एस्टीम उनको समझना हम्म, भी है, हम्म, उनको दूसरों के साथ मिलना भी है, वो भी राइट, उनकी इच्छा है। तो ये सारी चीजें कायम रहती हैं। हम्म, तो इन ह्यूमन टेंडेंसीज को हम्म, ध्यान में रखते हुए ही हमें किसी बच्चे के साथ बात करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत बिल्कुल, पूरा क्योंकि रेस्पेक्ट के यस, साथ है। सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, उसकी बिल्कुल, सोशल लाइफ, ये सब उसको इफेक्ट करती है उस समय से लेकर के उसके आगे आने वाले फ्यूचर में भी उसको वो फिर प्रॉब्लम फेस करवाती ही करवाती है। बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम, बच्चों की तो नहीं, बट जो हमें शायद बड़े सुन रहे हैं, खासकर टीचर्स, पेरेंट्स, तो आप खुद, आपने हमने डिस्कस भी किया था, टीचर ट्रेनिंग की एक बात हम लोगों ने करी थी, तो वो हाँ जी, ट्रेनिंग क्या है, कैसे है, और आप खुद भी शायद वो करवाती हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। हम्म, या टीचर ट्रेनिंग, जैसे मैंने अभी हम्म, थोड़ी देर पहले ही हम्म, आपसे कहा कि हम्म, चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट हम्म, हो, हम्म, तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी हो जाती है। ट्रेनिंग क्या, मतलब ट्रेनिंग का मतलब है कि नॉलेज होना चाहिए, कम हम्म, से कम उनको पता होना चाहिए कि क्या अगर इस तरीके की इशू है तो हम क्या कर सकते हैं। और कई बार जब पता नहीं होता तो हमें दिखता भी नहीं है वो, हम्म, है ना। जैसे हम्म, मतलब अगर हमें नॉलेज नहीं है उस बात की, हम्म, तो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं चीजें। हम्म, जितनी नॉलेज होगी उतना हम ज्यादा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा पेरेंट ट्रेनिंग, और कई बार क्या होता है कि अब जैसे हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सर्व हम्म, शिक्षा अभियान है, राइट, तो इन सारी चीजों के होते हुए हम बहुत सारे स्पेशल नीड के बच्चों को स्कूल्स में लेने लगे।
है ना, स्कूल राइट में राइट। होते हैं बच्चे, लेकिन टीचर्स के पास उतनी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग नहीं होती या उतनी जानकारी नहीं होती कि बच्चे को हमने ले तो लिया है, लेकिन अब उसके साथ हम करें क्या, डील है कैसे ना। करें। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो इन चीजों को करने के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारी ट्रेनिंग्स है गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड होती हैं, तो ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी मेरे को लगता है कि उनको बहुत ज्यादा एज स्पेसिफिक भी ट्रेनिंग, जैसे प्री स्कूल बच्चों की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो उस प्री स्कूल में हमको प्री स्कूल एज में एक तो वो ट्रेनिंग्स हैं जो पेरेंट्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, जो भी है उनको पता होनी चाहिए इस तरह की चीजें, है ना। तो एक वो ट्रेनिंग है कि आखिर हम आइडेंटिफाई कैसे करें, और अगर आइडेंटिफाई कर लें तो हमें उसका क्या समझ में आता है कि कहाँ पर गैप्स हैं और क्या काम करना चाहिए। और आइडेंटिफाई करने के बाद अगर गैप्स हमको समझ में आ गए तो इंटरवेंशन कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज क्या है, कैसे उस बच्चे के साथ काम किया जाए ताकि सोशल स्किल्स बढ़ सके, ताकि आप बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके, ताकि कॉग्निटिव उनका बौद्धिक विकास जो है वो कर सके, है ना। तो ये सारी, और लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सके, तो ये सारी चीजों के लिए उनको स्ट्रैटेजीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज हर एक को पता होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट है काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग ऑफ तो पता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम बच्चों की, स्पेशल नीड के बच्चों की बात करते हैं, तो जितना काम स्कूल्स में होता है, जितना काम थेरेपी सेंटर्स में होता है, उतना ही घर पर भी होना चाहिए, है ना। वो ऐसा नहीं है कि हम एक तरीके से उसको सिखाते हैं कि स्कूल में ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो घर पर भी तो वही होना चाहिए। अगर उसको दो कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट्स मिल रहे हैं कि घर पर टोटली मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन स्कूल में बंदिशें हैं, तो वो स्कूल जाने से कतराने लगेगा, है ना। उसको एक यूनिफॉर्मिटी मिलनी बहुत जरूरी है। और जैसे सीखने में दिक्कत हम जो बोलते हैं, लर्निंग में अगर डिफिकल्टीज है, तो वो लर्निंग में डिफिकल्टी सिर्फ स्कूल में नहीं है, वो तो घर में भी है ना। तो इसलिए पेरेंट्स को वही स्ट्रैटेजीज, वही तरीके पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे पेरेंट्स स्पेशल एजुकेटर्स बन जाएं, लेकिन कुछ चीजें उनको पता होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग की अगर हम जैसे बात करें तो पेरेंट ट्रेनिंग और ये दूसरे ट्रेनिंग्स तो ठीक है। स्कूल्स में एट द सेम टाइम अगेन टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करें। और अर्ली आइडेंटिफिकेशन नॉट ओनली हम लैंग्वेज एबिलिटी में या कॉग्निटिव एबिलिटी में देख रहे हैं, बट हो सकता है रीडिंग, राइटिंग, बच्चे में कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, तो ये सारा स्कूल में ज्यादा पता लग जाता है अचानक से। सोशल स्किल्स में क्या डिफिकल्टी आ रही है ना, बच्चा किस तरीके से दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है या रिएक्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज। तो टीचर्स को अलग तरीके से ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि प्री रीडिंग स्किल्स क्या हैं, प्री राइटिंग स्किल्स क्या हैं, उन पे किस तरीके से काम किया जाए, ताकि आगे चल के बच्चा को वो जो अगर किसी भी तरीके की डिफिकल्टी है उसको वो ओवरकम कर पाए। एक बहुत अच्छी चीज है जैसे जिसको हम बोलते हैं साउंड डिस्क्रिमिनेशन, है ना, क्योंकि साउंड, अलग अलग साउंड्स को पहचानने की जो क्षमता है, और ये सारी चीजें स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से टीचर्स को समझ में आती है कि बच्चा किस तरीके के साउंड्स में उसको डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि फोनेटिकली फिर वो ABCD पढ़ाना शुरू करते हैं और बच्चा नहीं ग्रास्प कर पा रहा है उन चीजों को, तो ये समझ में आता है कि शायद उसको किसी तरीके की साउंड डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है। और अगर साउंड डिस्क्रिमिनेशन की इशू हमने बचपन में एड्रेस नहीं किया, इस चीज को बचपन में हमने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करी, तो आगे चल के बच्चे को स्पेलिंग्स में हमेशा डिफिकल्टी रहेगी। आप देखोगे वो क्लास प्राइमरी स्कूल में या उसके बाद वो हायर क्लासेस में जैसे जैसे जाता जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं स्पेलिंग्स में डिफिकल्टी आती जाएगी, क्योंकि वो उसका मूल कारण हो सकता है साउंड की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाना हो ठीक तरीके से। तो इन चीजों के बारे में टीचर्स को पता होना चाहिए। तो यही मैं कहूंगी कि टीचर ट्रेनिंग और पेरेंट ट्रेनिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और हाँ, जैसे आपने कहा कि जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन की तरफ से हम ये सारी ट्रेनिंग करते हैं। हम ऑनलाइन
ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि पेरेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, प्रिंसिपल्स के लिए भी है, इनफैक्ट थेरेपिस्ट के लिए है, स्पेशल एजुकेटर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है। तो ये कम्युनिकेशन के ऊपर, इंटरैक्शन के ऊपर और कॉग्निटिव एबिलिटीज को, बौद्धिक विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर, प्री राइटिंग स्किल्स, प्री रीडिंग स्किल्स, प्री मैथ स्किल्स, डिस्कैल्कुलिया जिसको है, डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया, तो उन सारी चीजों के बारे में टीचर्स को पता होना चाहिए, ताकि अगर वो देखें किसी बच्चे में डिफिकल्टी, तो कम से कम कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज तो उनके पास हो, ताकि वो बच्चे के साथ काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल, है ना? यस, ये सारी ट्रेनिंग हम लोग डेफिनेटली कराते हैं। यस। और ट्रेनिंग से ही बच्चा भी ट्रेंड होता है। और एक चीज़ और है मैम, ये मेरे शायद मन में सवाल है कि इस तरह के जो हम स्पेशल नीड्स की बात कर रहे हैं, खासकर लर्निंग या डिसलेक्सिया, ये सारे बच्चे थोड़े आर्टिस्टिक होते हैं, तो ये थोड़ा आर्टिस्ट फील्ड में ही ज़्यादा जाते हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ, मतलब हम जनरलाइज नहीं कर सकते, हाँ। ये नहीं कह सकते ये सारे बच्चे उस तरह से होंगे। हाँ, कुछ स्पेशल एबिलिटीज बहुत सारे बच्चों में होती है। हाँ, चाहे आप ऑटिज्म कह लीजिए, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज कह लीजिए, हो सकता है बच्चा बहुत अच्छी तरह से गाना गाता हो, बहुत किसी एक पेंटिंग में, ड्राइंग में, किसी चीज में आगे वो निकले, तो ये कुछ कुछ बच्चों में डेफिनेटली होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ध्यान दूसरी चीजों पे नहीं लगा पा रहा है, तो एक चीज पे कंसंट्रेट करके हो सकता है वो एबिलिटी कर ले। लेकिन हाँ, हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी है तो उसमें कोई स्पेशल स्किल होगी, या ऑटिज्म है तो कोई स्पेशल स्किल होगा, ऐसा नहीं है। यस। एंड मैम, ये आपने है। खुद जो है कनाडा से आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आपने वहाँ की जो टीचिंग पैटर्न्स हैं या जो सिखाने के पैटर्न्स हैं, वो कितने इफ़ेक्टिव, तो मैं नहीं शब्द कहूँगा, मैं कहूँगा कितने अलग हैं और किस तरह से वो काम करते हैं? मैम आवाज़ चली गई। हेलो। हेलो। हाँ, यस, अब आ रही है। आपने क्वेश्चन सुना या मिस हो गया मैम? हेलो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा, हाँ, मिस हो यस। गया। हाँ, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। तो मैम, आगे बढ़ते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ एयर भी, आपने कनाडा के कुछ कोर्सेज सीखे हुए हैं, आप ट्रेन हैं वहाँ से, सर्टिफाइड हैं, तो वो किस हाँ तरह जी। से इसमें फ़ायदा देते हैं, या वो कितने डिफरेंट हैं, कितने हेल्पफुल आपने उनको देखा है? वो एक एक होती है ना टेंडेंसी हाँ जानने जी। की कि क्या हो रहा है ग्लोबल दुनिया में, क्या कुछ सिखाया जा रहा है और किस तरह से वो हाँ इफेक्ट जी। करता है। यस। हाँ जी। तो कनाडा में हैनन सेंटर है, एक सेंटर जो कि बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग्स का के ऊपर काम करता है। तो उनका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें उनके स्कूल्स भी हैं जहाँ पे सेंटर्स हैं, बच्चों के साथ काम किए करते हैं, और इसके साथ साथ वो उनका ट्रेनिंग एक बहुत बहुत बड़ा पार्ट है हैनन सेंटर का। और ये ग्लोबली बहुत ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा वो ट्रेनिंग्स देते रहते हैं, और ट्रेनिंग्स लोग हैं जो उन ट्रेनिंग्स को प्रेफर करते हैं। तो हैनन सेंटर की जो ट्रेनिंग्स हैं बेसिकली वो कम्युनिकेशन, लिटरेसी स्किल्स और सोशल स्किल्स जो हैं, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देते हैं, और वो भी अर्ली ईयर्स में, जितनी जल्दी, जिन इम्पोर्टेंट ईयर्स की मैं बात कर रही थी अभी, तो उन इम्पोर्टेंट ईयर्स के साथ काम करने के लिए ये ट्रेनिंग्स वो लोग बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम वो बनाते रहते हैं, नए नए प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं और वो करते रहते हैं। मैंने अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही थी, लतिका रॉय फाउंडेशन में, वहां जब थी वहीं से मैंने हैंड इन ट्रेनिंग लेना शुरू किया था। इसके अलावा भी मैंने काफी सारी वहीं से करी है। अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के बाद भी मैंने कुछ हैंड इन की ट्रेनिंग्स करी है। तो ये ट्रेनिंग्स जो है डिफरेंट, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, हाँ डिफरेंट कल्चरली, क्योंकि वहां का डिफरेंट है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे अरे ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, इतना फ्रीडम हम किस तरह से दे सकते हैं बच्चे को, कि बच्चा जो कह रहा है उसकी लीड को फॉलो करते हुए हम काम करें। तो कई बार यहाँ के स्कूल्स को थोड़ा सा उस बात में
डिफिकल्टी होती है, लेकिन ये बहुत बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं जो वहाँ हैंड एंड ट्रेनिंग की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो इतने इफेक्टिव है कि हम एक्चुअली, और ये मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग जो है वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग्स हैं। तो वीडियोस में जैसे पहले बच्चे के साथ काम करने से पहले हम कुछ वीडियोस लेते हैं और फिर काम करने के बाद वीडियोस लिए जाते हैं, तो एग्जैक्टली डिफरेंस पता चल जाता है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है ना। और दूसरा, जो टीचर्स काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनका खुद का लैंग्वेज एबिलिटी और किस तरीके से वो मतलब अपने आप को तैयार कर रही हैं टू बी एन आइडियल टीचर, जो कि बच्चे के साथ वो स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए उनके साथ काम कर सके और उनका लैंग्वेज, सोशल स्किल और एकेडमिक स्किल्स डेवलप कर सके। तो ये कई सारी ट्रेनिंग्स है, एक लर्निंग लैंग्वेज एंड लविंग इट करके है, एक है टीचर टॉक, दूसरी है स्पार्क कम्युनिकेशन, जिसमें हम जो बच्चे को अभी बोलने की क्षमता नहीं है तो कहीं तो स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन का स्टार्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो ये पेरेंट्स के साथ की जाती है स्पार्क कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग, कि बच्चा टोटली नॉन वर्बल है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, हम उसकी बात नहीं समझ रहे हैं, और बच्चा अपनी बात अगर नहीं कह पा रहा है तो उससे ही शुरू होती है उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा, उसका बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज कम्युनिकेशन के लैक से शुरू होती है। तो अगर ये पता रहे कि किस तरह से हम बच्चे को कम से कम शुरुआत कर दे उसका कम्युनिकेशन का, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद चीज होती है कि वो कम से कम ऐसी कोई चीजें जो बच्चा कम्युनिकेट तो करना शुरू कर दे। Yes. तो ये है। दूसरा, एबीसी एंड बियॉन्ड, जो बच्चा प्री स्कूल में है, तो प्री स्कूल टीचर्स के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स है जो है टीचर टॉक और एबीसी बियॉन्ड। इनका सबका सर्टिफिकेट हैनन सेंटर से मिलता है, लेकिन मैं ऑथराइज्ड हूँ उन सर्टिफिकेट्स को साइन करके देने के लिए। yes. ये ऑथराइजेशन कनाडा से है बेसिकली। तो स्कूल टीचर्स के लिए ये सारी ट्रेनिंग्स हैं, जो वो लोग किस तरीके से स्टोरी टेलिंग के ऊपर, किस तरीके से हम बच्चे को आगे चल के वो लिटरेसी डेवलपमेंट, उसका सोशल स्किल डेवलपमेंट इस तरह से हो, इन सब के लिए हम स्ट्रैटेजीज देते हैं टीचर्स को, प्री स्कूल टीचर्स को, प्राइमरी स्कूल टीचर्स को और पेरेंट्स को। और स्पेशल एजुकेटर्स तो है ही, क्योंकि हमारा जो स्पेशल बच्चा है वो जरूरी नहीं कि उसका डेवलपमेंट पीरियड 0 to 6 ईयर तक ही रहे, वो आगे भी रहता है। अगर हम 10 साल के बच्चे को भी देखें तो हो सकता है उसके कुछ डेवलपमेंट अराउंड 4 या 5 साल के एज ग्रुप के दौरान हो रहे हैं, है ना। तो वो उसमें भी हमें देखते हुए उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है उन बच्चों के साथ। तो ये सारी चीजें हम स्पेशल टीचर्स के लिए, स्पेशल पेरेंट्स के लिए, तो ये सारी चीजें चलाते हैं वहाँ पे, और ये बहुत बहुत इफेक्टिव ट्रेनिंग्स हैं। मुझे लगता है कि टीचर ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप बच्चे का थोड़ा सा भी प्रोग्रेस आप पे डिपेंड करता है, पेरेंट पे डिपेंड करता है। हम ठीक है, हम अगर कोई काम ना करें तो वो चल तो रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने कुछ किया और उसकी वजह से अगर कुछ बदलाव आया, तो ये जो सेटिस्फैक्शन है ये बियॉन्ड वर्ड्स है, कि आप मतलब बयां भी नहीं कर पाएंगे इस चीज को कि कितना ज्यादा आपको और बच्चे को देखते हुए आपको मतलब खुशी मिलती है कि हमने ये किया है। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स, और ये स्कूल्स के अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सुन रहे हैं तो वहां मैं कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए कि ग्रुप में टीचर्स के साथ उनको ट्रेनिंग की जाए, उनको दिया जाए इस तरीके की ट्रेनिंग, ताकि उनका प्री स्कूल जो है ये इस नॉलेज के साथ वो बढ़ सकता है कि हम छोटे बच्चों से किस तरीके से बात करें। पहली बात तो कैसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेशन जो दो तरफा कम्युनिकेशन है, वो जब टीचर की बात सुन के कोई बच्चा रिस्पॉन्ड करता है तो हमें बात ऐसी करनी चाहिए कि उसको रिस्पॉन्ड करना पड़े और रिस्पॉन्ड उसको करने में मजा आए, है ना। ये सारी ट्रेनिंग्स नॉलेज के साथ साथ आपको बहुत इट्स अ फन ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स भी हैं, मजा भी आता है कि हाँ आप इतना कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो दिस आर ऑल वेरी फन। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी, अगर एक कोई
बच्चा स्कूल से बहुत एक्साइटेड होके आता है हम्म, और वो कहता है कि मम्मी मम्मी आज स्कूल में बर्थडे पार्टी थी। हम्म, ठीक है। तो हम्म, हम कई पेरेंट्स हैं शायद इस तरीके का जवाब देंगे कि हाँ ठीक है पार्टी तो ठीक है लेकिन पहले ये बताओ कि आपका जो आज मैथ्स टेस्ट था वो कैसा हुआ, हम्म, है ना। यस तो बिल्कुल। ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। हम्म, और हम लोग ये सोचते हैं कि चलो बच्चा अभी बता देगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त। हम हम्म, बच्चे के इंटरेस्ट को दरकिनार करके राइट, हम हमारे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हम्म, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैथ्स टेस्ट कैसा हुआ, हम्म, लेकिन बच्चे के लिए शायद वो बर्थडे बर्थडे पार्टी, पार्टी बहुत यस, ज्यादा इम्पोर्टेंट। राइट, तो क्या जाएगा कि अगर हम 2 मिनट उस बर्थडे पार्टी के बारे में पहले बात कर ले, है ना। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा किसका बर्थडे था, क्या था, मजा आया आपको, बहुत हम्म, अच्छा लगा। तो बच्चे को एक इनडायरेक्ट मैसेज ये भी मिलता है कि ठीक है मतलब आप मेरी बात में इंटरेस्टेड हो, तो हम्म, अब मैं आपकी बात भी सुनने के लिए तैयार हूं। अब आप ओके, पूछो कि मैथ्स टेस्ट कैसा हुआ तो फिर मैं बता सकता हूँ, हम्म, है ना। यस, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो इन बातों पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम्म, हम ये कोशिश करते हैं कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो हम्म, ताकि रिस्पॉन्ड आपको कैसा है। वरना बच्चा ये सोचने लगता है कि पेरेंट तो मेरे बातों में तो इंटरेस्टेड नहीं है ना, मैं इनकी बातों में क्यों इंटरेस्टेड रहूं। राइट, ये राइट, भी है। और दूसरा ये भी कि दूसरी अगली बार उसको अगर कुछ बहुत एक्साइटिंग या इम्पोर्टेंट न्यूज मिलती है तो वो कोशिश करेगा कि मैं ना बताऊं, राइट, क्योंकि बताने से हो सकता है बात मैथ्स टेस्ट तक या इंग्लिश टेस्ट तक पहुंच जाए, तो इससे बेहतर है कि मैं चुप रहूं, चुप रहो, हाँ, है ना। हाँ, हाँ, तो राइट, ये इनडायरेक्ट मैसेजेस हम देते हैं कई बार हमारी सिर्फ छोटी छोटी बातों से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से समझा जाए बच्चे को और उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। राइट। मैम, इस समय ग्लोबलाइजेशन या यूं कहें इंटरनेट का दौर है, सबके हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता होगा कभी कभी, या यूं हम कहें अभी बहुत दूर दराज के इलाकों तक हम शायद नहीं पहुंचे हैं, कन्विंस हम्म करना पेरेंट्स को या टीचर का, या टीचर को पेरेंट्स को कन्विंस करना, ये कितना डिफिकल्ट या कितना इजी आपको लगता है आज के टाइम में? हम्म। देखिए डिफिकल्ट तो है ही डेफिनेटली। एक तो जैसे अब मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल की टीचर्स जो है वो ट्रेंड हो, क्योंकि अगर सिर्फ हम टीचर्स तक डायरेक्टली पहुंचते हैं तो उनके पास ये है कि मेरे पास देखो मैंने बीएड तो कर लिया है, ठीक है, एक जॉब भी है मेरे हाथ में, तो फालतू की अभी ट्रेनिंग करके क्या लेना देना है, राइट। उतना राइट, टाइम भी क्यों बर्बाद करें, उतने पैसे क्यों बर्बाद करें। लेकिन यही बात है, एक मोटिवेशन की बात है कि आप जो चीज कर रहे हो उसको बेटर किस तरीके से किया जाए और उसका वो इस तरीके से किया जाए कि आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कन्विंस करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार पेरेंट्स को भी टीचर्स को भी। और दूर दराज के इलाके में जैसे आप कह रहे हो कि अभी तक उस तरह की नहीं है। बात ये है कि बेसिक बेसिक एजुकेशन ही मिल जाए वही बहुत है। राइट, तो हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं, वही कई बार डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन मुश्किलें भी वहीं पर हैं। तो जितनी ज्यादा जरूरत है वहां पे उतनी ज्यादा डिफिकल्टी है उनको ट्रेनिंग लेने में। तो ये भी है। तो कोशिश ये की जा सकती है कि जितना हो सके अगर वो एक जिसको हम बोलते हैं ना स्टैगरिंग ट्रेनिंग, कि हम हो सकता है किसी कोई मास्टर ट्रेनर्स को हम ट्रेन कर दें जो घर घर जाके राइट, या मतलब छोटे छोटे जगह पे जाके एक एक समूह बना के वहां पे लोगों को एटलीस्ट बेसिक बातें हम बता सकें, राइट, है राइट, ना। वो होना चाहिए कम से कम, ताकि मैसेज तो चला जाए इधर उधर। राइट, क्योंकि बहुत लर्निंग डिसेबिलिटी की आप बात कर रहे थे, अ, मैं उसमें ट्रेंड हूँ बाय डॉक्टर मेल लेविन। एक प्रोग्राम है स्कूल्स अट्यून्ड प्रोग्राम करके, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। एंड वहां पे कई बार ये होता है कि बहुत आसान है इस तरीके के बच्चे को सोचना कि ये तो लेजी है, ये तो काम नहीं करना चाह रहा है, मोटिवेटेड नहीं है ना, इसको नहीं करना है, बस इसको खेलना है कूदना है। और कई बार हम ये भूल जाते हैं ये या समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा ये जो डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है या खेलने में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, तो शायद वो पढ़ने से बच रहा है ना। और पढ़ने से बच भी इसीलिए रहा है, शायद वहां पे डिफिकल्टी है कोई। तो राइट, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो इसीलिए
पर्टिकुलरली ऐसे इलाकों में जहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे कम से कम ये बेसिक चीजें जानी चाहिए कि हम कुछ तो चीजें हैं जो बच्चों को पेरेंट्स को या टीचर्स को समझ में आ जाए कि हम बच्चे के साथ कर सकते हैं, ताकि ऐसे ऐसी बातें सुन सुन के बच्चा बड़ा ना हो कि ये तो बेकार है, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको पढ़ना लिखना अच्छा ही नहीं लगता है। हाँ? क्योंकि एक चीज है, हमें समझना चाहिए कि बच्चा जो व्यवहार दिखा रहा है वो तो ऊपरी तौर पे एक व्यवहार दिखा रहा है, लेकिन उसका कारण कई बार बहुत दूसरी चीजें होती है। तो एज अ काउंसलर, एज अ पर्सन जो समझ सकता है, तो हमें ये चीजें थोड़ी अलग नजरिए से देखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल और फिर उसको रीच आउट करने की जरूरत है। बिल्कुल रीच आउट से ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप तक रीच करना हो पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्पेशल एजुकेटर्स को, तो वो हाँ आप जी। तक कैसे रीच करें? बिल्कुल। मैं एक हमारा फेसबुक पेज है जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन के नाम से, है ना, उसको देख सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम में हमारी जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन अगेन आइडेंटिटी है, तो उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आप मैं ऐसे ही बोल दूं, अगर आपको नंबर पता नहीं श्रोताओं तक अगर पहुंच जाए, बनी है पहुंच ना। जाएगा बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। तो ये है 9412900546, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हम्म, तो वहां तक मतलब उसके थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम्म। तो इन सभी जरियों के जरिए आप मैसेज करके मेरे को बता सकते हैं। तो इस मोड़ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यही जानना चाहूँगा, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जो मैंने आपसे ना पूछी और आप कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ हमारे देखने और सुनने वालों को। जी, बहुत सारी बातें तो हमने कर ली हैं। हम्म, मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा जागरूक रहें हम्म, पेरेंट्स, हम्म, है ना, हम्म, एंड टीचर्स भी। हम्म, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा भी हम्म, ये है कि हम अगर हमारी एक कोशिश से भी अगर हम्म, कोई चीज हो जाए कामयाब, हम्म, कोई बच्चा अपनी जिंदगी, मतलब हम्म, हमारे लिए हो सकता है एक छोटा सा स्टेप हो, हम्म, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात, है हम्म, ना। तो हमें ये नहीं सोचना है कि चलो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, क्या सही क्या ही होगा, लेकिन वो एक स्टेप भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार। हम्म, तो यही है वो जो एक कहते हैं ना कि हम्म, मैं वो शेर को भूल रही हूँ इस वक्त, हम्म, लेकिन पंखों से जो बोलते हैं, पंख जरूरी नहीं होते हैं उड़ने के लिए, हमारे हौसलों की भी जो उड़ान होती है वो भी बहुत जरूरी होती है। तो हम्म, इसीलिए अगर हमारे पास पंख न भी हो, हम्म, हौसला बुलंद रखने के लिए हम्म, हमें वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस, वो बच्चे का सेल्फ एस्टीम, वो हम्म, सब बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसको भी उतना ही रेस्पेक्ट मिलना चाहिए एक बच्चे को जितना मतलब एक बड़े इंसान को देते हो। हर बच्चे को रेस्पेक्टफुल भी होना जरूरी है, हम्म, उसकी बात सुनना जरूरी है। तो हम्म, मैं पेरेंट्स से, टीचर्स से यही कहूंगी कि अपना अप्रोच इस तरह से रखिए ताकि वो कम्युनिकेशन का द्वार जो है वो हम्म, बंद ना हो। बच्चा आपसे आके कुछ पूछ सकता है, कुछ कह सकता है अपनी बात, लेकिन अगर हम इतने डोमिनेटेड रहेंगे तो हम्म, कई बार बच्चे अपना मतलब अप्रोच नहीं करते हैं ओपन आपको, नहीं होते हैं। ओपन नहीं हो पाते हैं। हम्म, तो अ, ये एक चीज मैं बिल्कुल। कहना चाहूँ। मैं इसे इस तरह से लेता हूँ, हमारा जो दुनिया है या जो ये वर्ल्ड है एक गार्डन है, और उस गार्डन में ये जो बच्चे हैं ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स हैं, और बिल्कुल। आप जो काम कर रही हैं उसमें खाद पानी देने का काम कर रही हैं ताकि वो भी उतना ही खूबसूरत लगे, उतना ही ब्यूटीफुल लगे, उतना ही आगे बढ़े जितना हर फ्लावर आसपास वो अपने देख रहा है। शायद मैं सही कह रहा हूँ। धन्यवाद, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको रखा है। तो हो सकता है उतना ना कर रहे हो, बट हाँ थोड़ा सा हम पानी की बूंदे तो डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिक बीन्स जिसको हम यस, कहते हैं, तो यस। वो बस जस्ट वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड इट हम्म, जॉय। बिल्कुल। इसी नोट पर हम आज के इस पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप करेंगे, और मैम को अगेन थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने इतना सारा वक्त हमें दिया। और जो लोग भी सुन रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन मेरे से छूट गया हो तो ज़रूर पूछिएगा।
क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम वो आगे अवेयरनेस नहीं फैला पाएंगे। हमें और आपको मिलकर अवेयर होना है, अवेयर करना है, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी की बात हो, और वो अवेयरनेस ही हमें इस वो जो पौधा जो मैंने बात की, जो फूल बात की, वो आपको खूबसूरत नज़र आएगा। जाने से पहले जो मैं कहूँगा वो कह के जाता हूँ हर बार की तरह, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए, सुनते रहिए 91.2 NIVH हैलोदून। एंड और मैं आपसे फिर किसी न किसी शख्सियत के साथ, किसी न किसी पर्सनालिटी के साथ अवेयरनेस फैलाने के लिए या फ़न करने के लिए आता रहूँगा। अभी के लिए नमस्कार।